एग्ज़ाम पंचायत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत का राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग सारा भारतीय राज्य व्यवस्था में लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया था। अब आती है बारी एमसीक्यू की, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और अधिक से अधिक तैयारी हो पाएगी। तो चलिए, इस सीरीज में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन करेंगे, और यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो करते हैं शुरू आज का क्लास। तो आज का पहला सवाल है, तो थोड़ा सा ये स्कैन करने में गलत हो गया। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो आप लोग सोचिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो चलिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी, लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो चलिए, हम लोग चलते अब और क्वेश्चन नंबर 2 पे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है सीधे जनता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। आप लोग सोचिए और इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये मैच दी फॉलोइंग है, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, हम लोग मैच करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैच करते हैं। तो इसका आंसर होगा, पहला इसका ए है नियंत्रण परिषद की स्थापना, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो आप लोग इसका आंसर मिलाएंगे, क्या होगा। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो इसका हुआ था नियंत्रण परिषद की स्थापना तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा हुआ था। वही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए हुआ था। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? तो वो 1313 के चार्टर के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? तो लास्ट जो बचा इसका यही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2, 1, 3, 4 यह हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स लेमेस्टर हाइड होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया? तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन, न कि प्रांत में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935, और वही यदि प्रांत में पूछता तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और प्रांत में पूछता तो ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए ये इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जैसा कि मैंने अपने क्लास में बताया था कि प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट का आवंटन किया गया था, और टोटल कितने जगह से 1853 जगहों से कुल 389 मेंबर का चुनाव हुआ था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी और 93 देसी रियासत से आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्या किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, एक मिनट, हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए है साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो आप लोग सोचिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़िए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा या सर्वप्रथम कहा गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं और यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पंचायत से जुड़कर आप अपने डाउट हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम पंचायत। तो आप वहां जाकर हमसे जुड़िए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य है। तो ये IAS 2003 का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि जहाँ तक आंदोलन को दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी रखना था। ऑप्शन नंबर बी है देसी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और ऑप्शन नंबर डी है शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं बता रहा इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस आज अधिक हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक बात रही इन ऑप्शनों की डिटेल्स के बारे में, तो आप हमारे पिछले जो मैंने डिटेल्स में सारे अधिनियमों को पढ़ाया है, आप वहाँ जाकर ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं और सारे टॉपिक से संबंधित रिलेटेड जानकारी आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो वो ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा। ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम द्वारा
यह मतलब राष्ट्रपति के आदेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1892 के काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि इन क्वेश्चनों की गहराई में आप जानकारी चाहते हैं तो हमने जो अभी तक क्लास करवाया इंडियन पॉलिटिक्स के भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक मैंने कराया, आप वहाँ जाकर सारे डिटेल्स में, इतने डिटेल्स में है कि एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में यदि पूछ दिए जाए तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। तो ये एक 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट है, भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ये IAS 2012 का क्वेश्चन है। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सदस्य में द्वैध शासन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और स्टेटमेंट 3 है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो ए में केवल 1, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 3 और डी में 1, 2, 3। तो आप लोग सोचिए और बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या सही आंसर होगा। तो प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यह 1909 के अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो यह नहीं है, यह ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। तीसरा, केंद्र और प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1947 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। ये काफ़ी सिंपल सवाल है, यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935। अब चलते हैं हम नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो आप इसमें सब देखिए सदस्यों को, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ए है कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए है कि चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन नंबर डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी के.एन. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि फ्रांस से प्रेरित था। और चलिए अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसभापति बनाया गया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था अंतरिम सरकार का। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो आप लोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में और डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सम्मान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर श्री अय्यर, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग जानते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1942 में 1942 में मुस्लिम लीग द्वारा 1942 में और डी सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार आया था। रचना हेतु संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि जो इसमें जो चार स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन से विषय संविधान सभा से संबंधित नहीं है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी कि वह बहुदलीय निकाय थी। ऑप्शन नंबर 4 उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो यदि नहीं है तो यह वयस्क मताधिकार पे, पहला ऑप्शन है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो चलिए सही है, ये नहीं था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, बिल्कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह एक बहुदलीय निकाय थी, ये बिल्कुल सही था कि बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो यह बिल्कुल सही है कि जो संविधान सभा थी वो अनेक समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी। और दूसरी बात वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, तो वह और इसमें बोला है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो इसमें हो जाएगा, इसका ये गलत है स्टेटमेंट और यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। बीवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कथन है और कारण है बेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो पहला कथन है, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। डी कथन गलत है पर कारण सही है। जैसा कि स्टेटमेंट ए है कि बीवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान थी, ये बिल्कुल सही है। और
बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए सही है पर कारण गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, प्रथम बैठक के जरिए की गई थी। तो 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? तो ऑप्शन नंबर ए 7 अधिवेशन हुए, ऑप्शन नंबर बी 9 अधिवेशन हुए, ऑप्शन नंबर सी 12 अधिवेशन हुए, ऑप्शन नंबर डी 15 अधिवेशन हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 अधिवेशन हुए। अब 12वां अधिवेशन कब था? तो 26 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या यदि इस विषय से संबंधित आ रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम पंचायत, आप वहां जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सारे समस्याओं को, डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ऑप्शन नंबर ए है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद ने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन नंबर बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को दिया गया था अवशेष शक्ति। अब चलते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए, क्या सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। तो दोस्तों तो यदि किसी भी यदि पूछा जाए, यदि कहीं भी आप संघ देख ले तो आप समझिए कि उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो आप जवाहरलाल नेहरू को डायरेक्ट मार सकते हैं, एक याद रखने का एक तरीका है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28वां क्वेश्चन की ओर। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो जैसा कि मैंने पढ़ाया था अपने पहले आप लोगों को पढ़ाया था, हर स्टेट के बारे में पढ़ाया था, किस स्टेट में किसकी सरकार बनी थी। तो यदि इसके बारे में आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे जो पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया, आप वहाँ जाकर वीडियो देखकर विस्तृत में जानकारी ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल। चलिए अब चलते हैं 29वां क्वेश्चन की ओर। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1861, ऑप्शन नंबर बी 1892, ऑप्शन नंबर सी 1909, ऑप्शन नंबर डी 1919। तो आप लोग बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका कौन सा सही होगा। सॉरी, अस्थायी अवयव नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है अस्थायी अवयव नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है।
तो इसका ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान का जिक्र भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं था। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग देखते हैं क्या है 31वां क्वेश्चन। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भारत का संविधान कब तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था। लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, और पूर्ण कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया भी तुरंत, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पास किया जाता है। वही आगे चल प्रस्तावना का आधार बनता है और जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो इसमें है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इसमें से किसमें उल्लेखित किया गया है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसा कि मैंने बताया था, यदि विषय की बात की जाए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 हो जाता, और वही यदि शक्ति का विभाजन हो तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार 34 का सी आंसर सही होगा। अब चलते हैं 35 की ओर। तो किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो मैंने तो पहले ही बता दिया था इसका आंसर आउट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950। अब क्वेश्चन नंबर 36। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बिहार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए समझिए और बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की गठबंधन की सरकार बनती है, जिसके जिसके मुख्यमंत्री बनते हैं फजलुल हक, इसके मुख्यमंत्री बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से उन कथनों में से कौन सा सही है? सही कथनों को चुनना है। चलिए अब देखते हैं क्या है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया है। तो इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम लोग को देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो डी। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित होती है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणाम ही होती है, और उसके बाद एक संघ के रूप में स्थापित करने का विचार भी आया था। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। यदि इसके बारे में और डिटेल्स में भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अधिक डिटेल्स में जानना हो तो हमारे जो भारत शासन अधिनियम 1935 का वीडियो है आप वहां जाकर देखिए, आपको सारे चीज़ डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स में बताना चालू करूँ
तो पता चलेगा कि 1 से 2 ही, 2 से 3 MCQ ही हो पाएंगे। तो इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो आप हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। फिर एक स्टेटमेंट है, आप लोग स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1943 को अपनाया। बी है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 21 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? ए है ऑप्शन 1 और 2, बी केवल 1, ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3, और डी है केवल 2। तो आप लोग देखिए, पढ़िए और बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा और 1 और 2 स्टेटमेंट सही होगा। तो इसमें 21 तीलियां होती हैं और सॉरी तो मैंने गलती बता दिया, थोड़ा सा रात अधिक हो गई है वीडियो बनाने के कारण, इस कारण मैं गलत बता दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 कि यह 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 1 मिनट, हाँ, तो इसे कब अपनाया गया था? 1 मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है इस कारण, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसमें 24 तीलियां हैं और ये अनुपात गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में से कौन सा एक कथन सत्य होगा? तो आप लोग पढ़िए इसका आंसर क्या होगा, तो उसके बाद बताइए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि भारतीय संविधान जितने नियम कानून, जितने प्रशासनिक व्यवस्था कार्य होते हैं, सब संविधान के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो ये सही है। इसको गृहीत संविधान कहा जाता है, इसे गृहीत संविधान नहीं कहा जाता। लेकिन ये जो कथन ए है, इसका सही एक्सप्लेनेशन कथन आर नहीं है। ये भी सही है लेकिन सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आप लोग बताइए कितने सदस्य थे? तो ए ऑप्शन 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 6, 1 + 6 कुल 7 सदस्य होते थे। तो मेंबर तो 6 ही हुए, एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते थे। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसके सही आंसर होगा। और 42, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। 43, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किनको वित्त विभाग दिया गया था? ए JB पंत को, बी KN काटजू को, सी रफ़ी अहमद किदवई को, डी KN मुंशी को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रफ़ीक अहमद किदवई को वित्त मंत्रालय दिया गया। इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इसे याद रख लें, यही काफ़ी है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 13 दिसंबर 1946, बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी मैं आपको दिखा दूं, ये है कौन सा 44, ऑप्शन नंबर सी है 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर डी है 29 अगस्त 1947। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का मतलब गठित हुआ था। तो ऑप्शन 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को अनुमोदित किया गया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम,
ऑप्शन नंबर बी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1943 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रांतीय का संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे। MPPCS में पूछा गया सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है कि पूछा गया है कि इसमें उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म मृत्यु का बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1886 में जन्म, 1951 में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है 1891 में जन्म, 1956 में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1877 में जन्म हुई थी, 1961 में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1889 में जन्म हुई थी, 1961 में मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1891 में जन्म, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह बस आपको याद करना है, कुछ नहीं। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो 1950 में अपनाया गया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं थे। तो आप इसे तो पूछ रहा है कि जो पांडुलेखन समिति थे, जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं, उनके सदस्य कौन नहीं थे। तो ये है मोहम्मद सारदुल्ला, के.एन. मुंशी, के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों थे और जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। क्योंकि भारतीय संसद तो था नहीं, ब्रिटिश संसद होगा नहीं, गवर्नर जनरल होगा नहीं, तो इसका आंसर भारत के संविधान सभा द्वारा होगा। अब आते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन में, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो ये तो सब जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 52वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो कब से अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। जब संविधान लागू होगी उसी दिन सारी चीज़ अपनाया जाएगा, अंकित किया जाएगा। तो अब लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए राजकीय चिन्ह को उस दिन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी JV कृपलानी, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया, मैंने ये सारे जितने पॉइंट्स हैं मैं अपने वीडियो में जो पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने अभी तक वीडियो बनाया इंडियन पॉलिटी से भारत संवैधानिक विकास, उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन। आप जाइए देखिए और क्वेश्चन कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा, सारे मेरे नोट्स से क्वेश्चन है इसके। तो 50 नंबर 4 देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, डी 26 जुलाई 1946 को। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है एक संविधान देने का प्रस्ताव, मतलब प्रस्तावना से संबंधित है, तो कब हुआ था, पारित हुआ था। तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है। चलिए अब चलते हैं 55वां क्वेश्चन की ओर। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड किस पार्टी की सरकार थी। तो मैंने भी ये भी पढ़ा है किस पार्टी की सरकार थी।
तो ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी लिबरल पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो मैंने बताया कि पहली बैठक कब हुई थी, तो वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है और इसमें अस्थायी रूप से जो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था संविधान सभा में निर्वाचन? तो पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। आपको पता है कि पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुनकर आते हैं, लेकिन यह भारत बंटवारा होने के कारण, भाग पाकिस्तान में पड़ने के कारण ये मुंबई से चुन के आते हैं। जयकर के स्थान पे ये जयकर को इस्तीफा दिवाया जाता है और उनके स्थान पे पुणे से यह संविधान सभा में पहुंचते हैं। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन हो गए दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन हो गए। यदि आपको यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो और किसी प्रकार डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पंचायत में आप जाकर वहाँ से जुड़िए और वहाँ से डिस्कशन ग्रुप से जुड़कर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो कुछ MCQ बचे हैं इससे रिलेटेड लगभग 70-80 और बचे हुए हैं, तो मैं कल के वीडियो में लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि किसी प्रकार की यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में गलत ऑप्शन मैंने बताया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या हमें टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।